नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। आज तारीख है 29 जून 2024 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो है। ये 29 जून है आज से मात्र 90 दिन आपके एग्ज़ाम में बचा हुआ है, क्योंकि 30 सितंबर को तो आपका एग्ज़ाम ही रहे। अंतिम 3 महीना आपके पास में बचा हुआ है। आज आपको 90 दिन का जो प्लान होना चाहिए, स्ट्रैटेजी होना चाहिए, उसको लेकर भी एक डिटेल वीडियो मिल जाएगा, जिसमें बहुत ही डिटेल में मैंने बात किया है। आपको पता है कि अपना स्ट्रैटेजी वीडियो जो होता है वो जितने यूट्यूब पर अपलोड होते हैं सबके, उन सब से अलग होता है। वो वाकई स्ट्रैटेजी होती है जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको वाकई बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। 3 दिन से मैं वो वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा था और अब जाके वो तैयार हुआ है। आप समझ सकते हैं कितना वेल रिसर्च वीडियो होता है वो। इसके साथ में आज हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं, तो जॉइंट पार्लियामेंट्री सेशन जो हुआ है उसके सभी आर्टिकल को, सभी प्रावधानों को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। राष्ट्रपति जी का जो हुआ है, ताकि वहाँ से पीटी में जो सवाल बने तो आप उसको आसानी से हल कर लें। FATF को हम लोग देखेंगे, एक सींग वाले गेंडे को देखेंगे। इसको बचाने के लिए वैज्ञानिकों ने एक शानदार सा प्रयोग करना शुरू किया है कि एक सींग वाले गेंडे के सींग में जो उसका आगे का हॉर्न होता है उसको रेडियो एक्टिव पदार्थों से उसको सक्रिय कर देते हैं। उसमें रेडियो एक्टिव पदार्थों के अंश डाल देते हैं, जिससे उस सींग को कोई काटेगा और अगर ले जाके यूज करता है तो बीमार हो जाएगा वो। आपको पता है कि उसके जो सींग होते हैं वो किस लिए यूज़ किए जाते हैं, तो अलग अलग दवाओं के लिए और घर में सजावट के सामान के लिए, साथ में सेक्स से जुड़ी हुई जो अलग अलग दवाइयाँ होती हैं उनके निर्माण के लिए उसका उपयोग किया जाता है। तो वन हॉर्न राइनो जो होता है उसका भारी स्तर पर शिकार किया जाता है, इसी कारण से उसकी सींग ही उसके लिए सबसे बड़ी अभिशाप बन जाता है। तो उसको भी हम लोग देखेंगे। साथ में आज हम लोग और भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं, जैसे अगले भारत के विदेश सचिव कौन होने वाले हैं ये भी देखेंगे हम लोग। साथ में SCO में भारत का कौन सा डेलीगेशन जा रहा है, क्या प्रधानमंत्री खुद जा रहे हैं क्या, इन सभी चीज़ों को देखेंगे हम लोग। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि BPSC के फॉर्मेट में सबसे अच्छा कंटेंट मैं अकेले देने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, तो शुरू करते हैं। और अगर आप 71 BPSC के लिए आंसर राइटिंग करना चाहते हैं, काफ़ी सारे बच्चे जुड़े हैं, 150-200 के आसपास बच्चे 71 के लिए मेरे पास आ चुके हैं, तो आप भी जुड़िएगा। इससे मैसेज कीजिए मुझे। रेगुलर अगर आप लिख रहे हैं ना 1 साल तक या 6-7 महीने भी रेगुलर लिख रहेंगे ना, यकीन मानिए आपका तैयारी जो है वो बाकी सबसे अलग हो जाता है। तो लिखने के लिए आप जुड़ सकते हैं। ओके, यहाँ टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको ऐड कर दूंगा और रेगुलर लिखेंगे फिर आप उसके बाद। ओके, टेस्ट सीरीज़ पर भी अभी ऑफ़र चल रहा है। 70 BPSC PT को लेकर टेस्ट सीरीज चल रहा है, उस पर भी अभी ऑफ़र है, लिमिटेड दिनों के लिए है। तो अगर आप जुड़ेंगे तो आपको बेनिफिट होगा। आज आपका नेक्स्ट टेस्ट होगा, आज 10वां टेस्ट है। ज्योग्राफी का आज टेस्ट होगा और इंडियन ज्योग्राफी का आज टेस्ट है। अगला जो टेस्ट होगा उसमें बिहार का ज्योग्राफी और साथ में ज्योग्राफी के करंट और इंडियन और विश्व ज्योग्राफी के जो बचे कुछ टॉपिक हैं उन सबको इंक्लूड कर दिया जाएगा। तो अगला टेस्ट आपका बिहार का होगा और आज आपका कौन सा है, तो आज इंडियन ज्योग्राफी का टेस्ट है। तो इंडियन ज्योग्राफी एक टेस्ट से आपका संपूर्ण रूप से रिवाइज हो जाता है, इतने शानदार टेस्ट होते हैं। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। हेडलाइन में क्या है, तो हेडलाइन में है, आपका पता होगा कि दिल्ली के एयरपोर्ट का टर्मिनल T1 का जो रूफ था वो कोलैप्स करके गिर गया और उसके कारण से एक आदमी की मृत्यु भी हो गई। और ये बहुत ही ख़राब चीज़ होता है। सोचिए एयरपोर्ट पर आप जा रहे हैं, आपके ऊपर एयरपोर्ट का छत गिर जाए, है ना। दिल्ली में बारिश के कारण बहुत ज़्यादा जगहों पर वाटर लॉगिंग की देखी गई है घटनाएं। पूरा शहर जो है वो एक बारिश में आपको दिख जाता है कि क्या सरकारें काम करती है। दिल्ली अभी मुख्यमंत्री विहीन चल रहा है। जो मुख्यमंत्री है परमानेंट जेल टू जेल ट्रांसफ़र हो रहा है, उनका ED छोड़ती है तो CBI अरेस्ट कर लेती है। अब फिर भी वो मुख्यमंत्री पद छोड़ नहीं रहे हैं। खैर कोई बात नहीं। एक और मुख्यमंत्री थे जिनको कल बेल मिल गया है, हेमंत सोरेन जी को, झारखंड के CM, इनको बेल मिल गया है। हम लोग जॉइंट पार्लियामेंट्री सेशन को डिस्कस करते हैं, उसके पश्चात आगे की न्यूज़ को करेंगे। इस न्यूज़ में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपके PT या मेंस एग्जामिनेशन में पूछा जाए। ओके, ध्यान से देखिएगा इस टॉपिक को, क्योंकि ये टॉपिक जो है ये 5 वर्षों पर होता है। जब जब लोकसभा का सेशन होता है उसके पश्चात इस तरह की बैठक होती है। वैसे बजट सेशन से पूर्व तो हर साल ही एक बैठक होती है राष्ट्रपति महोदया की, लेकिन ये जो लोकसभा सेशन शुरू होता है तब का जो होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। भारत के राष्ट्रपति ने हाल ही में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया। यह पहली बार है जब उन्होंने नवनिर्वाचित 18वीं लोकसभा को संबोधित किया है। संसद की संयुक्त बैठक क्या है,
तो संयुक्त बैठक में संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा की एक साथ बैठक होती है और इसकी अध्यक्षता सामान्य तौर पर कौन करते हैं, तो स्पीकर महोदय के द्वारा किया जाता है। अगर स्पीकर नहीं है तो डिप्टी स्पीकर जो हैं वो करेंगे। अगर वो भी नहीं है तो राज्यसभा के डिप्टी स्पीकर जो हैं वो इसका अध्यक्षता कर सकते हैं। संविधान में संयुक्त बैठक के प्रकार क्या है? भारतीय संसदीय प्रणाली में संयुक्त बैठक मुख्यतः दो प्रकार की होती है। पहला अनुच्छेद 87 के तहत राष्ट्रपति का अभिभाषण है, तो दूसरा अनुच्छेद 108 के तहत विधायी गतिरोध का समाधान करने के लिए किया जाता है। आपको लग रहा होगा कि वही 108 आर्टिकल वाला संयुक्त बैठक है, इसीलिए मैंने ये टॉपिक करवाया है आपको। 108 वाला जो संयुक्त बैठक होता है वो कोई भी विधायी मामला फंस गया है, कोई पेच फंस गया है, तो वहाँ पर उसके समाधान के लिए बुलाया जाता है। वो अगर धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक नहीं है, उसके अलावा कोई विधेयक है जिस पर पेच फंस रहा है, तो 108 के तहत में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। और अनुच्छेद 87 के तहत में राष्ट्रपति जी का अभिभाषण का प्रावधान है, इसके तहत में संयुक्त बैठक आयोजित की जाती है। 87 ओके। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 87 स्पष्ट है कि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को कब संबोधित करते हैं? प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहले सत्र की शुरुआत में राष्ट्रपति राज्यसभा लोकसभा को संबोधित करते हैं ज्वाइंट में। राष्ट्रपति प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र की शुरुआत में दोनों सदनों को संबोधित करते हैं। प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र किसको कहा जाता है भाइयों बहनों? तो ये कहा जाता है बजट सेशन को कहा जाता है। ये छोटे छोटे फैक्ट्स हैं, जो वहाँ से स्टेटमेंट बना लेगा तो फिर आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। संविधान प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा आर्टिकल 87 को इस प्रकार संशोधित किया गया कि प्रत्येक सत्र वाक्यांश को लोकसभा प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात प्रथम सत्र तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ पर से प्रतिस्थापित कर दिया गया था। पहले संशोधन में ही आर्टिकल 87 में संशोधन किया गया था। संयुक्त बैठक का महत्व क्या है? वे राष्ट्रपति को सरकार के नीतिगत प्राथमिकताओं के साथ साथ विधायी एजेंडे की रूपरेखा तैयार करने का अवसर देते हैं। आपने अगर राष्ट्रपति महोदया का अभिभाषण सुना होगा, जो सुनना चाहिए, आप लोग पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, अगर आप उन चीज़ों को सुनेंगे तो काफ़ी कुछ आपको आइडिया लगेगा आपके एग्जामिनेशन के लिए। जब भी राष्ट्रपति जी देश को संबोधित करते हैं या प्रधानमंत्री जी करते हैं, कोई उनका इंपॉर्टेंट मीटिंग वाला वीडियो होता है, भाषण होता है, तो कृपया करके एक बार उससे गो थ्रू हो जाए कीजिए, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट होता है। देखिए इसमें क्या सब बोला है। राष्ट्रपति जी का अभिभाषण अगर आपने सुना हो तो उसमें वो एक शब्द यूज कर रही थी कि हमारी सरकार की प्राथमिकता होगी कि फ्री एंड फेयर पेपर ऑर्गेनाइज किए जाएं। हमारी सरकार, ये राष्ट्रपति जी क्या शब्द यूज करती हैं? हमारी सरकार शब्द यूज करती हैं। और उसमें वो क्या बोलती हैं? उनको सरकार के द्वारा लिखित भाषण दिया जाता है, वो अपने मन से भाषण नहीं बोल रही होती हैं। और उस भाषण में सरकार जो है वो आने वाले समय की रूपरेखा प्रस्तुत कर रही होती है, या बजट सेशन से पूर्व जो होता है उससे पिछले साल क्या क्या किया है इसकी रूपरेखा प्रस्तुत कर रही होती है सरकार। आम चुनाव के बाद दिया जाने वाला अभिभाषण विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह प्रायः नवनिर्वाचित सरकार के जनादेश और प्राथमिकताओं को प्रतिबिंबित करता है। जिस प्राथमिकता में बता दिया गया कि पेपर जो है वो सही तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाएगा और ये सब चीज़ें होंगी। संविधान का अनुच्छेद 108 का प्रयोग निम्नलिखित परिस्थितियों में किया जा सकता है: जब कोई विधेयक एक सदन द्वारा पारित कर लिया जाता है। अब जो ज्वाइंट सेशन है उसकी बात हो रही है 108 के तहत जो है, और दूसरा सदन अस्वीकार कर दिया जाता है या वापस किया नहीं किया जाता है। मतलब कि कोई बिल है, कोई एक्ट है जो फंस गया है, तब इसका उपयोग किया जा सकता है। जब राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस करता है तब भी किया जा सकता है। जब विधेयक को दूसरे सदन द्वारा प्राप्त किए जाने की तिथि से 6 महीने से अधिक समय बीत चुका हो, विधेयक को दूसरे सदन द्वारा पारित नहीं किया जा रहा हो, तब भी ज्वाइंट सेशन बुलाया जा सकता है। ज्वाइंट सेशन में किसकी शक्तियाँ ज़्यादा हो जाती हैं? तो ध्यान से सुनिएगा, लोकसभा की शक्तियाँ अधिक हो जाती है ज्वाइंट सेशन में, क्योंकि यहाँ पर 2/3 बहुमत से फैसला लिया जाता है। 2/3 से फैसला लिया जाता है, 2/3 लोकसभा के सदस्यों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी। लोकसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में लोकसभा की प्रक्रिया के नियमों का पालन किया जाता है। जो ज्वाइंट सेशन होता है उसमें सारे नियम कानून लोकसभा वाले ही लागू होते हैं। कोरम दोनों सदनों कुल सदस्य का 10वां हिस्सा होता है। विधायी गतिरोध हल करने के लिए अंतिम उपाय के रूप में उपयोग किया जाता है। संयुक्त बैठक के अपवाद हैं, 2 अपवाद हैं: धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक, यानी कि आर्टिकल 110 और 368। इन दोनों के लिए कभी भी ज्वाइंट सेशन नहीं बुलाया जा सकता है ज्वाइंट सेशन इन दोनों के लिए, ये ध्यान में रखिएगा। 1950 के बाद से केवल 3 संयुक्त बैठकों के माध्यम से पारित किए गए हैं 3 विधेयकों को। एक है दहेज निषेध विधेयक 1960, बैंकिंग सेवा निरसन विधेयक 1977 और आतंकवाद निवारण विधेयक 2002। ये 3 ऐसे विधेयक हैं जिनको ज्वाइंट सेशन के द्वारा पारित किया गया है, नहीं तो उसके अलावा भारत के इतिहास में कोई बहुत ज़्यादा एक्ट को पारित नहीं किया गया है। और ज्वाइंट सेशन में कहीं ना कहीं राज्यसभा की शक्तियाँ कम हो जाती हैं, इसलिए सही तरीका भी नहीं है ये एक्ट पारित करने का। सदन का नेता का क्या तात्पर्य है? राज्यसभा वर्तमान सदन का नेता। राज्यसभा और 264वें सत्र के पहले दिन
स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा को आधिकारिक तौर पर राज्यसभा सदन का नेता नियुक्त किया गया है। राज्यसभा सदन का नेता जो स्वास्थ्य मंत्री हैं जेपी नड्डा जी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, उनको नियुक्त किया गया है। कानूनी समर्थन। सदन के नेता शब्द को आधिकारिक तौर पर लोकसभा और राज्यसभा दोनों के लिए प्रक्रिया के नियम परिभाषित किया गया है। सदन के नेता को परिभाषित किया गया, संविधान में नहीं किया गया है। यूपीएससी पीवाईक्यू को अगर आप ने वीडियो देखा होगा तो इसमें यूपीएससी सवाल पूछ कर परेशान कर दे कि संविधान परिभाषित है और वो एलिमिनेट करने का सबसे शानदार तरीका होता है। संविधान में कुछ भी सही तरीके से परिभाषित नहीं किया गया है, तो जहाँ भी परिभाषा दिखे संविधान के द्वारा तो वहाँ पर रुक जाइए, क्योंकि वो स्टेटमेंट गलत हो सकता है। लेकिन यहाँ संविधान की बात नहीं की जा रही है। लोकसभा और राज्यसभा की जो प्रक्रिया है, नियम है, नियमावली है उनको चलाने का, उसमें सदन के नेता को डिफाइन किया गया है। इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। यहाँ से सवाल बनाए जा सकते हैं। नियुक्ति प्रक्रिया, वह एक मंत्री और राज्यसभा के सदस्य हैं, उन्हें प्रधानमंत्री द्वारा इस पद पर कार्य करने के लिए नामित किया जाता है। इसके अतिरिक्त सदन के नेता के पास सदन के उपनेता को नियुक्त करने का अधिकार होता है। आपसे यही पूछ लेगा, सदन के उपनेता को नियुक्त करने का अधिकार केवल और केवल स्पीकर महोदय के पास में होता है। तो आप क्या बोलोगे? नहीं, सदन के नेता जो है सदन के उपनेता को नियुक्त कर सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक तुलनीय पद को बहुमत नेता के रूप से जाना जाता है। समग्र प्रक्रिया का संचालन करना, विशेष रूप से बहस और चर्चाएं आयोजित करना, सदस्यों के बीच सामंजस्य बनाना, राज्यसभा के सम्मान को बनाए रखना, संसदीय बहस के दौरान मानक कार्रवाई बनाए रखना। लोकसभा में सदन का नेता प्रधानमंत्री होता है अगर वह सदन का सदस्य है, तो अगर नहीं है तो एक मंत्री होगा जो इसका सदस्य होता है। प्रधानमंत्री द्वारा इस भूमिका के लिए नामित किया जाता है। परंपरा के अनुसार प्रधानमंत्री हमेशा लोकसभा का नेता होता है। तो इसको ज़रा ध्यान में रखिएगा। जगत प्रकाश नड्डा जी, जेपी नड्डा जी बने हैं और राज्यसभा के सम्मान को भी बढ़ाएंगे ये लोग, है ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक देखिए, अगला टॉपिक है आपका कि जर्मन चांसलर अगले सप्ताह भारत आ सकते हैं और अगले सप्ताह नहीं, अक्टूबर के सेकेंड हाफ में भारत आ सकते हैं। तो ये तो जब आएंगे तब हम लोग देख लेंगे, है ना। और 18th एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस ऑफ जर्मन बिजनेस 2024 इसमें भाग लेने के लिए आ सकते हैं। तो ये जो कॉन्फ्रेंस है दिल्ली में आयोजित किया जाएगा अक्टूबर में, तो उसमें भाग लेने के लिए आ सकते हैं। ठीक है, तो कोई बात नहीं, भाग लेने के लिए आने दीजिए उनको। अपना जो न्यूज़ है वो ये है कि डेप्यूटी एनएसए, अभी वर्तमान में ये डेप्यूटी एनएसए हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार में ये डेप्यूटी पर हैं, क्योंकि सुरक्षा सलाहकार तो अजीत डोभाल जी हैं। तो ये विक्रम मिस्री इनका नाम है, और ये भारत के अगले फॉरेन सेक्रेटरी बन सकते हैं। अभी विनय मोहन क्वात्रा जी, उनको एशिया के मामलों पर विशेषज्ञता हासिल है। और ये जो डेप्यूटी एनएसए बनेंगे विक्रम मिस्री जी, इनको चीन के मामले पर विशेषज्ञता हासिल है। चीन में ये भारत के राजदूत भी रहे हैं और 15 जुलाई को इनको अपॉइंटमेंट किया जा सकता है। 15 जुलाई को इनको अपॉइंट किया जा सकता है। जब एस जयशंकर जी बने थे तब भी ये चीज़ आया था कि भाई एस जयशंकर जी चीन के मामले में बड़े विशेषज्ञ माने जाते हैं, दुनिया के 4-5 भाषाएं बोलते हैं। लेकिन चीन हमारी ज़मीन हड़प के आज तक बैठा हुआ है, जगहों के नामांकन कर रहा है और अरुणाचल प्रदेश में गाँव बसा रहा है, नेपाल के साथ में डील कर रहा है, पाकिस्तान के साथ में डील कर रहा है, मालदीव को उड़ा कर ले गया, श्रीलंका में अपने जहाज़ भेज देता, जासूसी जहाज़, और हम कुछ नहीं कर पाते हैं सिवाय बयानों के। तो ये जो हैं ये विक्रम मिस्री, ये आईएफएस हैं 1989 बैच के एक और शानदार ऑफिसर माने जाते हैं विक्रम मिस्री जी। और ये भारत के अगले विदेश सचिव हो सकते हैं, ज़रूर ध्यान में रखिएगा। पीटी एग्जामिनेशन में विनय मोहन क्वात्रा जी के बारे में बीपीएससी ने पूछा था, विक्रम मिस्री के बारे में पूछा जा सकता है। ये चीन में भारत के राजदूत भी रहे हैं और उसके साथ साथ में ये भारतीय विदेश सेवा के 1989 बैच के शानदार ऑफिसर हैं और वर्तमान में हमारे डिप्टी एनएसए हैं। तो ये भी ध्यान में रखिएगा। इसके साथ साथ भारत सरकार ने क्या बोला है कि रणधीर जायसवाल जी हैं, इन्होंने क्या बोला है, ये एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर यानी कि जो विदेश मंत्रालय हमारा उसके स्पीकर हैं। अमेरिका का एक स्टेट डिपार्टमेंट है जो दुनिया भर के फ्रीडम पर एक इंडेक्स जारी करता है और हमेशा कमेंट करता रहता है। और भारत को उसने बोला है कि भारत जो है वहाँ पर फ्रीडम रिलीजन के मामले में थोड़ा सा बाइस हो गया है। इस तरह की रिपोर्ट हर साल ही जारी करते। हमें क्या करना चाहिए, हमें इग्नोर करके अगले रिपोर्ट पर बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि ये उनका भेदभावपूर्ण रिपोर्ट होता है। अपने देश में झांकते हैं नहीं, दुनिया को लेक्चर देते रहेंगे। कुरान जलाए जाते हैं स्वीडन में, स्वीडन डेनमार्क, इनकी हालत ज़रा देखिए। वैसे तो ये शानदार देश हैं लेकिन कुरान जलाए जाते हैं वहाँ पर। और अमेरिका में भी होता है भाई, कितने सारे स्टूडेंट्स भारत के मारे गए हैं अमेरिका में अटैक में,
लगातार उनका क्रम है। हमारे दूतावासों पर अटैक होता है, कनाडा में अटैक होता है, धर्म के नाम पर होता है कितनी बार भेदभाव। तो और भारत ख़राब है धार्मिक रूप से, ये भी अमेरिका में बैठे बैठे रिपोर्ट बनाते, इनको पता होता है नहीं कुछ यहाँ का, और रिपोर्ट बनाते रहते हैं। चलिए छोड़िए इनकी, अगले पर चलते हम लोग। अगला देखिए न्यूज़। अगला है कि FATF महोदय हैं कि FATF, अब ये किस चिड़िया का नाम है पता ही होगा, फिर भी इस चिड़िया के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। FATF ने बोला है कि भारत ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है भारत ने। तो ठीक है, इसने हमारी पीठ थपथपाई है कि भारत ने टेरर फाइनेंसिंग को रोकने के लिए बहुत अच्छा काम किया है। उसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जैसी चीज़ें हैं उसके भी भारत ने संशोधन करके सुधार किया है। मोटा मोटी कहने का ये है कि भारत में इकोनॉमिक रूप से जो चीज़ें निवेश अगर आती है या इकोनॉमिक रूप से कहीं पर भी किसी भी तरह के गलत चीज़ों को प्रोन्नति नहीं दी जा रही है, मनी का खराब उपयोग नहीं किया जा रहा है। खराब उपयोग यानी कि आतंकवाद जैसी चीज़ों के लिए उपयोग नहीं किया जा रहा है, और कहीं पर भी उग्रवाद को बढ़ावा देने के लिए मनी का उपयोग नहीं हो रहा है। तो अगर आप भारत में निवेश करते हैं तो आपका पैसा जो है वो सुरक्षित रहेगा। मनी लॉन्ड्रिंग जैसी चीज़ों पर भी भारत सरकार ने काफ़ी हद तक लगाम लगाए हैं। तो FATF के बारे में डिटेल में हम लोग समझेंगे थोड़ा सा। यहाँ से स्टेटमेंट बनाकर सवाल पूछे जा सकते हैं। भारत कब सदस्य बना, क्या इसका कार्य करने का तरीका है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, किस प्रकार की बॉडी है, कब बनाया गया, क्यों बनाया गया, क्यों बनाया गया किसी को नहीं पता है, फिर भी चलिए पढ़ लेंगे क्यों बनाया गया इसको। अमेरिका और पश्चिमी देशों का एक और टूल है, अमेरिका और पश्चिमी देशों का एक और टूल है। अगर टेरर फाइनेंसिंग के नाम पर किसी देश को ब्लैकलिस्ट किया जाना चाहिए था तो पहला देश होना चाहिए था अमेरिका। ISIS से लेकर अफ़गानिस्तान से लेकर दुनिया के जितने बड़े आपको टेरर ग्रुप देखते हैं उन सब के पीछे वही देश खड़ा है, क्योंकि उसके अपनी वेपन इंडस्ट्री चलानी थी। खैर चलिए हम लोग आते हैं FATF को डिटेल में समझते हैं। FATF वैश्विक मनी लॉन्ड्रिंग आतंकवादी वित्त पोषण निगरानी करता है, जिसकी स्थापना 1989 में G7 देशों की पेरिस में आयोजित बैठक में की गई थी। ये दो फैक्ट ध्यान रखिएगा, 1989 और G7 देशों की वार्षिक बैठक जो होती है ना, जैसे अभी भी हुआ है। कहाँ पर हुआ इस बार G7 का बैठक? मोदी जी गए थे ना, जहाँ फोटो वायरल हो गया था बहुत सारा, तो वहीं इटली में हुआ है इस बार। तो उसी प्रकार का एक पेरिस में बैठक हुआ था 1989 में, उसी में FATF की स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के उपायों की जांच और विकास करना था। अमेरिका पर 9/11 हमलों के बाद 2001 में FATF ने आतंकवादी वित्त पोषण से निपटने के प्रयासों को शामिल करने के अपने जनादेश का विस्तार किया। 9/11 हमले से पहले, जब अमेरिका पर 9/11 का हमला हुआ, आपको पता ही होगा ट्विन टावर पर अटैक हुआ था, उससे पहले सारे के सारे काम इसके जो होते थे मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े हुए थे। उसके पश्चात आतंकवाद वित्त पोषण पर इसका आ गया। अप्रैल 2012 में इसने सामूहिक विनाश के हथियार वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, ये भी सबसे बड़ा झूठ था जिसके नाम पर इराक को तबाह किया गया, के प्रसार के वित्त पोषण का मुकाबला करने के प्रयासों को भी जोड़ा गया। वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन ये इस सदी का पिछले 50 सालों का सबसे बड़ा झूठ है, जिसको फैलाने में बड़ी बड़ी वेस्टर्न मीडिया और अमेरिका ने साथ दिया और फैलाया। 2-3 देशों को अशांत किया, पूरा मिडिल ईस्ट अशांत कर दिया, और उन्होंने कभी माफ़ी भी नहीं मांगी इस कृत्य के लिए। बड़े अमेरिका के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पूर्व टोनी ब्लेयर, उनके ऊपर मुकदमा चल रहा है इस झूठ को बोलने का, आपको पता होना चाहिए। FATF अनुशंसाएं, अप्रैल 1990 में इसकी स्थापना 1 वर्ष से भी कम समय में FATF ने एक रिपोर्ट जारी की, जिसे मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए आवश्यक कार्रवाई की व्यापक योजना प्रदान करने के उद्देश्य से 40 सिफारिशों का एक सेट शामिल था। कब जारी किया? तो 1990 में जारी किया है। 2004 में FATF ने 9वीं विशेष सिफारिश प्रकाशित की, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण से निपटने के लिए सहमत अंतर्राष्ट्रीय मानकों को और मजबूत करने। इस प्रकार से FATF की कुल 40 + 9 49 सिफारिशें हो गई हैं। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, सवाल किस प्रकार से पूछा जा सकता है, ज़रा 2 मिनट वो सुन लीजिए। आपसे ये पूछेगा कि FATF जब से स्थापित हुआ तब से ही आतंकवाद और मनी लॉन्ड्रिंग पर काम कर रहा है? नहीं, आतंकवाद के वित्तपोषण को इसमें जोड़ा गया है। कब? तो ये 9/11 हमलों के बाद जोड़ा गया। पहले शुरुआत में केवल और केवल मनी लॉन्ड्रिंग, पैसे का जो हेराफेरी होता है, एक देश से दूसरे देश में भेजा जाता है अवैध तरीके से, उन्हीं चीज़ों पर यह काम करता था पहले। ओके, अगला क्या है? 2012 में FATF अपनी सिफारिशों को संशोधित किया और WMD के प्रसार के वित्त पोषण, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है ना,
मतलब ऐसा हथियार जिससे बहुत बड़े स्तर पर डिस्ट्रक्शन हो। नए खतरों से निपटने के लिए उनका विस्तार किया। वर्ष 2012 में FATF ने सिफारिशों को संशोधित किया। WMD के प्रसार के वित्तपोषण ने उसका विस्तार किया। दुनिया भर के 200 से अधिक न्यायालय 9 क्षेत्रीय निकायों FATF सदस्य के वैश्विक नेटवर्क के माध्यम से FATF सिफारिश के लिए प्रतिबद्ध हैं। FATF का सत्रीय अधिवेशन FATF प्लेनरी FATF के निर्णय लेने वाली संस्था है। प्रतिवर्ष 3 बार इसके सत्र का आयोजन किया जाता है। एक साल में 3 बार इसका सत्र का आयोजन किया जाता है। FATF के सदस्य और पर्यवेक्षक। FATF वर्तमान में 37 सदस्य निकाय हैं। दुनिया भर के लगभग सभी हिस्सों के प्रमुख वित्तीय केंद्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। 39 सदस्यों में से 2 क्षेत्रीय संगठन हैं। यूरोपीय आयोग और खाड़ी सहयोग परिषद जो है ये देश नहीं है, बल्कि ये क्या है, तो ये 2 संगठन हैं। एक तो है आपका गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल और एक है यूरोपियन कमीशन। यूरोपियन कमीशन के बारे में कभी सुना है क्या हमने? यूरोपियन कमीशन के बारे में कभी सुना है? कुछ दिन पहले ही पढ़ाया था मैंने, जिसमें आपको ये बताया था कि AI को रेगुलेट करने के लिए पहली बार कहीं पर एक्ट लागू किया जा रहा है किसी के द्वारा, तो यूरोपियन कमीशन के द्वारा लागू किया जा रहा है। भूल जाते हैं आप लोग, भुलक्कड़ हो गए हैं। FATF के सदस्य देशों में शामिल ये सारे इसके सदस्य देश हैं। क्या ये याद रखना है? कतई नहीं याद रखना है। बस ये ध्यान रखना है कि भारत के बगल में चीन, उसके पश्चात पाकिस्तान भी होगा, कहीं दिख ही नहीं रहा है वो, तो है ना। सॉरी माय मिस्टेक, पाकिस्तान है नहीं, पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में शामिल करने की उसकी संभावना बन गई थी। इसका सदस्य नहीं है। इसमें आपको सऊदी अरब दिखेगा, तुर्की दिखेगा, UK US तो है ही, और भारत के पड़ोस में और कौन दिख रहा है आपको? तो भारत के अगल बगल में और कोई भी नहीं है। यानी कि दक्षिण एशिया से प्रमुख देश जो शामिल है उसमें भारत का नाम है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। भारत वर्ष 2006 पर्यवेक्षक देशों की सूची में शामिल हुआ और 2010 में FATF का पूर्ण सदस्य बन गया। तो 2010 में भारत FATF के क्षेत्रीय साझेदार एशिया पैसिफिक ग्रुप और यूरोसियन ग्रुप EAG का भी सदस्य है। इंडोनेशिया FATF का एकमात्र पर्यवेक्षक देश है। इंडोनेशिया एकमात्र पर्यवेक्षक है। भारत के बगल में दक्षिण एशिया में इंडोनेशिया का भी नाम है इसमें। कुछ महत्वपूर्ण संगठन जिन्हें FATF के साथ पर्यवेक्षक का दर्जा मिला हुआ है, ये सारे संगठन हैं जो FATF के साथ में ऑब्जर्वर का स्टेटस हासिल करके FATF के ऑब्जर्वर स्टेटस के साथ में सदस्य हैं। इसके अध्यक्ष की क्या होता है भाई? तो FATF का अध्यक्ष FATF प्लेनरी द्वारा अपने सदस्यों में नियुक्त एक वरिष्ठ अधिकारी होता है। FATF प्लेनरी संचालन समूह की बैठक को बुलाता है, उनकी अध्यक्षता करता है। FATF सचिवालय की देखरेख भी करता है। वो FATF का प्रमुख प्रवक्ता है जो और वैश्विक स्तर पर FATF का प्रतिनिधित्व भी करता है। अध्यक्ष का कार्यकाल 1 जुलाई शुरू होता है। पद संभालने के 2 वर्ष बाद 30 जून को समाप्त हो जाता है। T राजा कुमार सिंगापुर FATF के वर्तमान अध्यक्ष हैं, जिन्होंने जुलाई 2022 से पदभार संभाला था। जुलाई 2022 से पदभार संभाला था। इसका सचिवालय OECD के मुख्यालय में पेरिस में ही स्थित है। पेरिस में, फ्रांस के पेरिस में OECD का कार्यालय है, उसी में इसका मुख्यालय भी स्थित है। इसका सचिवालय भी वहीं पर है। सचिवालय FATF सदस्य और वैश्विक नेटवर्क के मूल्य कार्यों का समर्थन करता है। FATF सचिवालय अन्य सेवाओं के लिए धन, वार्षिक बजट वगैरह सब कुछ भी यही प्रदान करता है और सदस्य ही इसमें योगदान करते हैं। सदस्य देश ही इसको पैसा देते हैं, तब ये संगठन चलती है। इसको ज़रा ध्यान रखिएगा। सदस्य देशों को भी एक बार देख लीजिएगा, कई बार इस तरह के ख़राब सवाल पूछे जा सकते हैं आपसे, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। ओके, कुछ देश अगर आप ध्यान से देखेंगे अपने अगल बगल का, तो एक तो भारत है ही, मलेशिया भी है, इंडोनेशिया को कौन सा दर्जा मिला हुआ है? तो ऑब्जर्व कंट्री का दर्जा मिला हुआ है पर्यवेक्षक का। चीन भी है। चीन में कौन सा चीन है? तो हांगकांग वाला चीन है इसका। ओके, और जो एक्चुअल चीन है वो दोनों हैं, हांगकांग वाला भी है और एक्चुअल चीन दोनों हैं। मलेशिया है, इंडोनेशिया को पर्यवेक्षक का दर्जा मिला हुआ है। कुछ और देशों के बारे में ध्यान रख लीजिएगा। सिंगापुर भी है, छोटा सा देश है लेकिन इकोनॉमिक हब है, इसलिए उसको भी शामिल किया गया है। ओके, चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक देखिए, अगला न्यूज़ देखिए क्या है कि साउथ अफ्रीका के साइंटिस्ट ने शानदार सा काम किया है। उन्होंने क्या किया है कि जो 1 हॉर्न राइनो होता है, राइनो बनाऊँ मैं? बहुत ही ख़राब राइनो बना, ये तो गाड़ी लग रहा है। इसके इस हॉर्न को, इसका जो हॉर्न होता है नाक के ऊपर में एक ही सींग होता है, इस एक सींग को इन्होंने रेडियो एक्टिव बना दिया है। रेडियो एक्टिव बनाने का काम शुरू किया है, जिसके से क्या होगा, जिससे इसका मानव के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। अगर उपयोग करेंगे तो उनके शरीर में अल्फ़ा बीटा गामा किरणें, रेडियो एक्टिव का क्या तात्पर्य होता है गुरु? उसका तात्पर्य होता है कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस अगर है तो उससे अपने आप ही अल्फ़ा बीटा और गामा किरणें उत्सर्जित होती हैं। यही तो होता है रेडियो एक्टिव का तात्पर्य। तो रेडियो एक्टिव इसको हॉर्न को बना दिया जाएगा, जिससे इसका इंसानी उपयोग नहीं होगा और अगर कोई उपयोग करेगा तो फिर वो जान से जाएगा। तो हम लोग 1 हॉर्न राइनो के बारे में थोड़ा सा समझेंगे डिटेल में। अफ्रीका का जो होता है और भारत का कौन सा है 1 हॉर्न राइनो, कौन सा उसका IUCN में स्टेटस है, इन सभी चीज़ों को देखेंगे। गैंडे कुल 5 प्रजातियाँ होती हैं।
ये भी ध्यान रखिएगा। अफ्रीका में सफ़ेद काले राइनो, वाइट एंड ब्लैक राइनो इन अफ्रीका, एक सींग वाले गैंडे। एशिया में जावा और सुमात्रन गैंडे राइनो की प्रजातियां होती हैं। ये 5 प्रजातियां होती हैं, इनको ज़रा ध्यान में रखिएगा। IUCN के रेड लिस्ट में स्थिति ब्लैक राइनो गंभीर रूप से संकटग्रस्त है। ये दोनों अफ्रीकी प्रजातियों में सबसे छोटा होता है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड में आता है। ये वाइट राइनो खतरे या संकट के करीब हैं, वल्नरेबल है। ये शोधकर्ताओं ने इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF प्रक्रिया का उपयोग करके उत्तरी वाइट राइनो का एक भ्रूण भी बनाया है। IVF तकनीक जो होता है, इसका उपयोग करके इसका एक भ्रूण भी बनाया है। एक सींग वाले गैंडे सुभेद्य हैं। जावा गैंडे गंभीर रूप से संकटग्रस्त हैं, क्रिटिकली एंडेंजर्ड में आते हैं। सुमात्रन राइनो क्रिटिकली एंडेंजर्ड में आते हैं। जो भारत में राइनो होते हैं उनकी संख्या अच्छी खासी हो गई है। भारत सरकार ने बूम किया है। भारत के जितने भी राइनो वाले नेशनल पार्क हैं वो सब ओवर पॉपुलेटेड हो रहे हैं। राइनो की जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा हो रही है, क्योंकि भारत सरकार ने शानदार काम करते हुए इनके शिकार पर बहुत बड़े स्तर पर रोक लगाया और इनके प्रजनन वगैरह के लिए भी संकट सही से पर्यावरण उपलब्ध करवाया है। भारत में केवल एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है। यहाँ पर ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, भारत में केवल एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है। एक समय था जब संपूर्ण भारत में गेंडे पाए जाते थे। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, संपूर्ण उत्तर भारत में ये गेंडे पाए जाते थे, लेकिन समय के साथ ये सिकुड़ कर कहाँ चले गए? तो ये चले गए आपके असम के इलाकों में। आप सिंधु घाटी सभ्यता याद कीजिए, उनके मुहर पर एक सींग वाले जानवर का हमें जिक्र मिलता है। तो एक सींग वाला जानवर कौन सा होगा भाई? गाय के तो 2 सींग होती हैं, सारे जितने जानवर हम लोग जानते हैं उन सब की 2 सींग होती हैं, लेकिन गैंडे का एक सींग वाला भी हो सकता है। बाहर एक सींग वाला गैंडा भारतीय गैंडा राइनो प्रजाति में सबसे बड़ा है। इस गैंडे की पहचान एकल काले सींग और त्वचा के सिलवटों के साथ भूरे रंग से होती है। मुख्य रूप से घास, पत्तियां, झाड़ियां, पेड़ों की शाखाओं, फल और जलीय पौधों की चराई करते हैं। यह प्रजाति इंडो नेपाल के तराई क्षेत्र, उत्तरी पश्चिम बंगाल, असम तक सीमित है। और भारत का अगर आप हिस्सा देखेंगे तो ये जो इलाका है भारत का, इसी में ये सीमित है। ओके, नेपाल, भारत के बॉर्डर, भारत भूटान बॉर्डर और बंगाल और असम। भारत में गैंडे मुख्य रूप से असम, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश से पाए जाते हैं। असम में 4 संरक्षित क्षेत्र, पोबीतारो वन्यजीव अभयारण्य, राजीव ओरांग नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क और मानव राष्ट्रीय उद्यान, जो मानस राष्ट्रीय उद्यान है, वहाँ पर ये पाए जाते हैं। इनमें से लगभग 2400 गैंडे काजीरंगा नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व में रहते हैं। 2400 कम संख्या नहीं है गुरु, ये बहुत बड़ी संख्या है। 2400 गेंडे एक साथ, समझ लो पृथ्वी पर पैर पटकेंगे तो भूकंप आ जाएगा असम में। संरक्षण की स्थिति क्या है? IUCN की रेड लिस्ट वल्नरेबल में आता है, सुभेद्य में आता है ये, और साइट्स परिशिष्ट वन में इसे लुप्तप्राय प्रजातियों के साथ शामिल किया जाता है, जिनका व्यापार किए जाने के कारण उन्हें और अधिक खतरा हो रहा है। वन्यजीव संरक्षण अनुसूची 1 में आता है, यानी कि इनको अगर आपने छू दिया ना तो फिर गए जेल। तो ये इसकी संरक्षण की स्थिति है। खतरा क्या है? सींग के लिए इनका अवैध शिकार किया जाता है, पर्यावास की हानि हो रही है, जनसंख्या घनत्व, घटती जेनेटिक विविधता। इनकी जो जेनेटिक विविधता है वो भी धीरे धीरे करके ख़त्म होती जा रही है। ये इसका था क्रक्स इस टॉपिक का। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है कि SCO का समिट होने वाला है अस्ताना में। मैंने आपको पहले ही बताया था, कजाकिस्तान में अस्ताना में समिट होने वाला है। क्या हमारे प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं? नहीं, हमारे विदेश मंत्री महोदय डॉक्टर S जयशंकर जी जो हैं, ये जा रहे हैं अस्ताना में भारत की तरफ से SCO में भाग लेने के लिए। और SCO के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था। कई बार इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं कि इस बैठक में भारत की तरफ से किसने भाग लिया था। तो डॉक्टर S जयशंकर जी SCO में भाग लेने के लिए अस्ताना जाएंगे, और ये इंडियन डेलीगेशन जाएगा अगले सप्ताह ही है, जुलाई के 3 से 4 तारीख के बीच में। SCO का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है आपका अस्ताना, कजाकिस्तान में। आप मुझे ये बताएंगे कि भारत SCO का कब सदस्य बना है? आप मुझे ये बताएंगे। तो आज कुछ ही टॉपिक थे जो मैंने करवा दिए हैं आपको। कैसा लगा है न्यूज़पेपर डिस्कशन ज़रूर बताइएगा। कई सारे टॉपिक हमने आज इम्पॉर्टेंट किए हैं, और टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं या मेंस आंसर राइटिंग से रेगुलर प्रिपरेशन करने के लिए। ओके, थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।